नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए देखते हैं पूरा सच। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की करारी हार हुई। पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। उसके 11 एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए। उसके कई फाइटर जेट मार गिराए गए। यहां तक कि कुछ खबरों को सच माने तो उसका परमाणु ठिकाने तक खतरे में पड़ गया। पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती हुई। वो खुद गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास गया। उसके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन लगाया और सीज फायर की गुहार की। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी जीत का दम भर रहा है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। झूठ बोलने की ये बीमारी, या यूं कहें ये मक्कारी, पाकिस्तान को अपने पैदा होने के साथ ही लग गई थी। 1947 से लेकर 1965 तक और 1971 से लेकर कारगिल की लड़ाई तक पाकिस्तान ने हमेशा युद्ध हारने के बाद झूठ ही झूठ बोला है। इसलिए पाकिस्तान के इस झूठ वाले डीएनए का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम आपको पूरा सच में बताएंगे कि कैसे 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने जो प्रपंच रचा था, ठीक उसी प्रपंच को 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में दोहराया गया। जो 1971 में याह्या खान ने किया था, वही 2025 में जनरल आसिम मुनीर ने किया। जो 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, ठीक वही झूठ फैलाया 2025 में शहबाज शरीफ ने। आज हम 1971 में पाकिस्तानी सेना और उसके नेताओं के बयानों और 2025 के बयानों की तुलना करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की रगों में बहते हुए झूठ का डीएनए आखिर है कितना गहरा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए। एक ही झटके में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 20% ढांचे को नष्ट कर दिया। भारत ने इन तबाह एयरबेस से कि ना सिर्फ वीडियो दिखाए बल्कि सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी कर दी। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए कि वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसे कोई नुकसान भी हुआ है। दरअसल ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। झूठ बोलने का रोग उसे 1947 से ही लग गया था। और सबूत के तौर पर देखिए, ये दो तस्वीरें, एक तस्वीर 2025 की है और एक तस्वीर 1971 की है। इन दोनों तस्वीरों में करीब 54 साल का 54 ईयर्स का अंतर है। लेकिन एक बात इन दोनों तस्वीरों में समान है, और वो ये कि इन दोनों ही तस्वीरों में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाती दिख रही है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे 1971 में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका, जब बांग्लादेश की राजधानी हो चुकी है, उसमें कहर बरपा दिया था। वहीं दूसरी तस्वीर 2025 की है। इसमें भी इसी गौरवशाली इतिहास को भारतीय वायुसेना दोहराती नजर आ रही है। इन तस्वीर में 2025 में भारत ने पाकिस्तान के सारे प्रमुख एयरबेस को तबाह कर दिया। अगर पाकिस्तान सीज फायर के लिए नहीं गिड़गिड़ाता तो उसका अंजाम 1971 की तरह ही हो सकता था। ये दोनों तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आगे जो हम पाकिस्तान की झूठ बोलने की 78 साल पुरानी बीमारी का सच आपको बताएं, तो आपको ये दोनों तस्वीरें आपके जहन में होना चाहिए। तो उससे पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से भारत ने 1971 में भी 2025 की तरह ही अपनी ताकत दिखाई। तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने 1971 और 2025 में आसमान से आग के गोले बरसाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसका जमीन पर क्या अंजाम हुआ था। 1971 में जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के शहर ढाका में बम बरसाए तो पाकिस्तान के सैन्य अड्डे खंडहर में बदल गए। इतना ही नहीं, यहां की सबसे ताकतवर इंसान के घर यानी गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के सरकारी महल तक को नहीं छोड़ा गया था। 2025 में भी यही हुआ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंक के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मार दिए गए। साथ ही आतंकी संगठनों की टॉप लीडरशिप को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान इस सच का सामना करने से कतरा रहा है। 1971 में भी इतनी ही भारी बम्बार्डिंग के बाद भी पाकिस्तान डिनायल मोड में था
और 2025 में भी इतना नुकसान उठाने के बाद भी पाकिस्तानी सेना और सरकार न केवल अपने देश के लोगों से बल्कि पूरी दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। लगता है पाकिस्तान आदतन झूठ बोलने की बीमारी से ग्रस्त है और ये अब सबको पता चल चुकी है बीमारी। हम तो बस पाकिस्तान का 1971 वाला झूठ बताकर उसका डीएनए बता रहे हैं। आप यूं ही पूरा सच देखते रहिए, क्योंकि आज झूठे पाकिस्तान का बुरी तरह से पर्दाफाश होने जा रहा है। तो इस तरह से हमने आपको तस्वीरें तो कई दिखा दी, आपको बता दिया कि 1971 में भारतीय वायुसेना ने जो पाकिस्तान का हश्र किया था, करीब करीब वही हाल 2025 में भी किया है। लेकिन पाकिस्तान के झूठ की बीमारी का पूरा आकलन सिर्फ तस्वीरों से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें कुछ बयानों का भी अध्ययन करना होगा। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान हमेशा से असत्य बोलते आए हैं। मिसाल के तौर पर 1971 के युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खान झूठ बोल रहे थे। वहीं 2025 में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी खूब झूठ बोला। हमने इन दोनों के कई बयान निकाले और यह पाया कि 54 साल पहले यहिया खान जो भाषा बोल रहे थे, जो धमकी दे रहे थे, वही भाषा शहबाज शरीफ ने बोली। दोनों को ही अपनी सेना पर बहुत गुरूर था और दोनों का ही दंभ टूट गया, लेकिन दोनों की झूठ बोलने की आदत गई नहीं। आप भी सुनिए, 1971 के युद्ध के ठीक पहले तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति यहिया खान ने क्या कहा था और 2025 में पीएम शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या बोला। आपको खुद पूरा सच मालूम पड़ जाएगा। And I'm warning the world that if they have any idea of taking a chunk of my territory in East Pakistan and think this is not war, let me warn you, and I warn the world, that this will mean war, an overall war, which I hate, I don't like. But for the defense of my country, I must then fight an all-out war. That will mean war here in West Pakistan. How close are you to war with India? Very near it. ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम लम्हा शुक्र है जिसके लिए 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के सौदागरों ने पहलगांव में धर्म पूजकर आम हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया था। यही वजह है कि भारत को पाकिस्तान की धरती से आतंक का बोझ कम करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। हालांकि 22 अप्रैल को पहलगांव का हमला होने के तत्काल बाद पाकिस्तान ये झूठ बोलता रहा कि उसके पाले हुए आतंकियों का इस हमले में कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के मंत्री और सांसदों तक ने ये झूठ बोला, लेकिन ये इनकी पुरानी फितरत है, आदत है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना बंगाली मुसलमानों और बंगाली हिंदुओं का खून बहा रही थी, तब भी पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ बोल रहे थे। तब पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश से लाखों लोग भागकर भारत आ गए थे। सारी दुनिया इस नरसंहार की तस्वीर देख रही थी, लेकिन आज के शहबाज शरीफ की तरह उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति यहिया खान भी लगातार झूठ बोल रहे थे। शहबाज शरीफ की तरह वो भी अपनी सेना को पाक साफ बता रहे थे। आप भी सुनिए, 1971 में यहिया खान ने कैसे विदेशी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुलेआम ये झूठ बोला था कि उनकी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में कोई नरसंहार नहीं किया है। is nothing but exaggerated lies. Army has persecuted nobody. Army has tried to save 70 million people of East Pakistan against armed rebels of East Pakistan who were excited and incited by a new theory and philosophy of Awami League for secession. The vast majority of Pakistan, in East Pakistan, have heaved a sigh of relief that this trend and this movement and this agitation has stopped because of army action.
तो ये तो बात हो गई 1971 के युद्ध के पहले याह्या खान किस तरह से झूठ बोल रहे थे। अब सुनाते हैं उसके बाद की कहानी। 1971 के युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर को हुई थी और 14 दिसंबर तक आते आते फील्ड मार्शल मानेकशॉ के जाबाज भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका को चारों तरफ से घेर लिया था। पाकिस्तान की हार तय थी। पाकिस्तानी सैनिक बुरी तरह से घिर गए थे। भारतीय पलटनें धड़धड़ाती हुई ढाका की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तब भी पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था। वो अपनी जीत के दावे कर रहा था। यहां तक कि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, जो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े अधिकारी थे, वो भी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि ढाका में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक वही भाषा जो आपने आज के पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर से सुनी होगी। वही भाषा जो पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग डीजी ISPR के लोग बोलते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आइए हम आपको सुनाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी का 14 दिसंबर 1971 का दिया वो बयान, जिसमें उनसे विदेशी मीडिया ने सरेंडर के बारे में पूछा तो उन्होंने किस तरह से हेकड़ी दिखाते हुए, ताकत दिखाते हुए झूठ बोला था। When the Indians do hit town, General? Why, actually, we'll fight it out. Is there a real possibility of street-by-street fighting? Inshallah, we'll keep them away. Because the feeling is that you don't have enough men here in the town to put up a big fight. Makes no difference. I never show my men. Will you make any attempt at a conditional surrender? No, sir. The question is either we live or we die. But some attempt has already been made in the past few days to come to some form of agreement. No, well, when I heard that, I told them what I felt about them. Which was? Well, that's between him and us. We stay here dead or alive. We fight it out to the last. But a lot of men might die. This is the price of the freedom. But what freedom? Not yours. It's mine. Yes, my country, Pakistan's. You still consider that you stand a fighting Pakistan chance will of... stay. Yes, inshallah, will stay. तो जहां तक 1971 के युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलू की बात है, तो लड़ाई के पहले सप्ताह में ही जनरल नियाजी की विरोध करने की जो शक्ति थी, जो इच्छा शक्ति थी, वो समाप्त हो चली थी। उन्हें अपनी हार तय दिख रही थी और रही सही कसर ढाका के गवर्नमेंट हाउस पर MiG-21 और हंटर विमानों के हमले ने पूरी कर दी। इन हमलों ने नियाजी को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ कर रख दिया था। वो पूर्वी पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहते थे। कुछ यही हाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हो चुका था। जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को बंकर में शरण लेनी पड़ी थी, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर भी इसी नूर खान एयरबेस के करीब है। वहीं 1971 में जनरल नियाजी के बार बार ढाका छोड़कर भागने की खबरें आ रही थी। वो 14 दिसंबर 1971 को ढाका एयरपोर्ट पर भी देखे गए थे। जब इस खबर को सुनकर विदेशी मीडिया उनको देखकर एयरपोर्ट पहुंचा तो कैसे नियाजी ने एयरपोर्ट पर अपनी सफाई दी थी, आप सुनिए ये 54 साल पुराना नियाजी का बयान। How are you? Morning, sir. Someone says the evacuation is cancelled. I'm Ronald Robson. You were looking for me yesterday. Yes. How are you? Very well, sir. Oh, glad to see you. How are you? Who spread the rumor that I have run away? It was the Brahman Broadcasting Corporation, BBC. We're spreading your rumors. I can tell you one thing, man. I'm the man. I'll take the tank over my body. You will see my dead body or alive. तो 2025 में हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पहले जनरल आसिम मुनीर ने झूठ बोला, फिर इस झूठ को उनके अंडर में आने वाले डीजी ISPR ने खूब आगे बढ़ाया। यही मॉडस ऑपरेंडी 1971 में भी अपनाई गई थी। जनरल नियाजी लगातार झूठ बोल रहे थे। हम आपको उनके 2 बयान भी सुना चुके हैं, आपने ध्यान से सुने होंगे। लेकिन नियाजी की तरह ही उनके जूनियर सैनिक अधिकारी भी लगातार झूठ बोल रहे थे। जैसा बॉस कर रहा था वैसे उसके जूनियर कर रहे थे, ठीक आज की पाकिस्तानी सेना की तरह। आइए आपको सुनाते हैं कि 1971 के युद्ध में सरेंडर करने से महज 24 घंटे पहले पाकिस्तानी आर्मी के अफसर कैसे जनरल नियाजी की तरह ही झूठ बोल रहे थे। Colonel, is there any question of a surrender yet, do you know? Would you know? No, no surrender, sir. Yeah. There's no question of it. You know for sure, no question. No question of any surrender. That what General Niazi has been saying still stands. He We means fight it. to the last man. He means it.
And you mean it with him, or Of course. all of you behind him? Everyone. लेकिन झूठ के रथ पर सवार होकर कितने दिन तक युद्ध जीता जा सकता है? जनरल नियाजी और उनके जूनियर अधिकारियों की सारी हेकड़ी निकल गई और 16 दिसंबर 1971 को उन्हें सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान के पूरे 93,000 सैनिकों ने और नागरिकों ने भारतीय सेना के सामने बेल्ट उतारे, अपने सितारे उतारे, अपनी टोपियां उतारी और फिर अपने हथियार जमीन पर रख दिए। नियाजी से सरेंडर करवाने वाले भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी जनरल जैकब की ऑटोबायोग्राफी एन ओडिसी इन द वॉर एंड पीस के मुताबिक नियाजी के सामने सरेंडर के दस्तावेज मेज पर रखे गए। जनरल जैकब ने नियाजी से पूछा कि जनरल, क्या आप सरेंडर स्वीकार करते हैं? नियाजी चुप रहे। तब जैकब ने यही सवाल 1-2 बार नहीं 3 बार दोहराया, फिर भी नियाजी चुप थे। जैकब ने दस्तावेज उठाया और कहा कि अगर आप चुप हैं तो इसे मैं आपकी सहमति मानता हूं। और इतना सुनते ही ये जो हेकड़ी बगार रहा था जनरल नियाजी, जिसके हमने आपको बयान सुना है, वो नियाजी फूट फूट कर रोने लगा। आइए अब आपको सुनाते हैं सरेंडर के समय नियाजी के जूनियर अधिकारी और ईस्ट पाकिस्तान में चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर बाकिर सिद्दीकी ने सरेंडर करने के बाद विदेशी मीडिया से क्या कहा था। It's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings. But as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. तो सुना आपने, भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने के बाद चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर बाकिर सिद्दीकी ने बड़ी धूर्तता और मक्कारी के साथ ये कहा था कि ये सब खेल का एक हिस्सा है। यानी मार खाकर भी ये ना तब सुधरे थे ना आज सुधरे। झूठ बोलना इनके डीएनए में है, इनकी फितरत में है, इनकी आदत है। चाहे वो याह्या खान हो, जनरल नियाजी हो, ब्रिगेडियर सिद्दीकी हो, या फिर आज के जनरल आसिम मुनीर हो या पीएम शहबाज शरीफ हो, ये सब पहले हारते हैं और फिर जीत के दावे करते हुए झूठ बोलते हैं। ऐसे ही एक झूठे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो 1971 के युद्ध के तत्काल बाद याह्या खान को हटाकर खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए थे। इन्होंने बाद में कहा था कि वो सूखी रोटी खाकर भी भारत से 1000 साल तक युद्ध लड़ेंगे। आपको बता दें कि ये बेनजीर भुट्टो के पिता थे, वर्तमान पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के ससुर हैं और पीपीपी के मुखिया बिलावल भुट्टो के नाना हैं। यही वजह है कि इन सब का झूठ बोलने का जो डीएनए है वो एक जैसा है, पूरे भुट्टो खानदान का। आइए सुनते हैं कि 1971 की हार के बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो की हेकड़ी किस कदर बरकरार थी। I do not want to cover the past. I do not want to go into the past because the past is a sordid past. It's a bad past. It's a terrible past. I don't want to say what impediments were placed for us to come to an understanding between Eastern Pakistan after the elections. That chapter of history will be written later. I don't want to touch upon it now. But we want a free slate, a clean slate, to arrive at a settlement between the genuine leaders of Bengal, of Muslim Bengal, and the genuine leaders of West Pakistan. And I believe we can come to a fair settlement within the concept of one Pakistan, of a united Pakistan, no matter how loose that federation is. तो देखा आपने, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, उसके बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो वन पाकिस्तान, एक पाकिस्तान की बात कर रहे थे। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी सेना की कठपुतली बनकर काम किया, भारत के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़े, मनगढ़ंत कहानियां सुनाई। दरअसल पाकिस्तान के मीडिया का भी डीएनए झूठ बोलने का रहा है। 1971 में भी यही सब हुआ था। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और बहुत ध्यान से देखिए, ये 1971 के युद्ध के समय के पाकिस्तानी अखबार हैं। ये इसमें मुख्य रूप से हम आपको द डॉन अखबार दिखा रहे हैं, जिसकी स्थापना खुद पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और डॉन की ये सुर्खियां पढ़कर, इनकी हेडलाइंस पढ़कर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे
जैसे 2025 में पाकिस्तानी मीडिया ने किया। तब पाकिस्तानी मीडिया 1971 में भी ये कर रहा था। ये हारी हुई पाकिस्तानी सेना को वहां का मीडिया 1971 में विजय बता रहा था, जबकि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के सामने घुटने टेकने जा रहे थे। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और ये अखबार की कतरे ने या तो 1 दिन पुरानी है या 2 दिन पुरानी है, 3 या 4 दिन पुरानी है, यानी 14, 15, 13, 12 दिसंबर के आसपास की। सोचिए 54 साल से पाकिस्तानी मीडिया यही मायावी जाल बुन रहा है और पाकिस्तान की आवाम इसमें फंसकर अपनी सेना को जीता हुआ मानती है, लेकिन हकीकत में वो 1971 में भी हारे थे, 2025 में भी हारे। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे 2025 में मुनीर शरीफ के झूठ को कैसे पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही किया एक्सपोज। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। जहां सपनों को मिलते हैं पंख, नालसा देता है अधिकार का संग। गरिमा से काम सुरक्षित रहेंगे, ना हो भय ना उत्पीड़न सही। एक बात कहनी है आप सभी से, इनफैक्ट ये बात हमें मिलके कहनी चाहिए, टुगेदर। हर काम का एक माहौल होता है, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। लेकिन जब कोई आंखों से, शब्दों से या इशारे से सीमा पार करता है, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स हरासमेंट। पॉश एक्ट ये कहता है हर वर्क प्लेस, हर महिला और पुरुष के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अनवेलकम मैसेजेस, वाओ यू लुक हॉट टुडे, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट हार्मलेस, इट्स हर्टफुल। मैं राजकुमार राव आपसे आग्रह कर रहा हूं, काम के माहौल में इज्जत जरूरी है और हर आवाज में। मिलकर बढ़ें, बढ़ाएं हाथ, नालसा का सहयोग है साथ। कार्यस्थल बनाए न्याय संगत, सम्मान और समानता हो अनंत। चुप मत रहो, यू आर नॉट अलोन, नालसा आपके साथ है। पौष का कानूनी हक आपका साथ देता है। कानूनी सलाह चाहिए? कॉल नालसा हेल्पलाइन 15100। लेट्स मेक workplaces safer together. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंत तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अभी मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। अब जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तानी सेना और सरकार ने जीत के ऐसे ही दावे करने शुरू कर दिए हैं, तो पाकिस्तानी पत्रकारों ने ही पाकिस्तान की सेना और सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। वो पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना तो पाकिस्तान में तबाही के सबूत
तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने क्या नुकसान पहुंचाया है इसकी एक भी तस्वीर क्यों नहीं दिखाई दे रही है। आप भी सुनिए इन पाकिस्तानी पत्रकारों को जो खुद मान रहे हैं कि भारत का ऑपरेशन कामयाब रहा है। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत की इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयरबेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयरबेसिस का दिखाया, ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, हम कौन सा जीत गए भाई? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर, हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी, जो ये बगलें बजा रहे हैं। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।